नई शिक्षा नीति देखिए सभी को समाहित करने की बात करती है और इंटरनेशनल जो स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करती है। पहले होता क्या था कि हमारे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अलग से कई तरह के एग्जाम देने पड़ते थे विदेशों में। अब यह है कि अगर हमारे विद्यार्थी यहाँ से इस तरह के पाठ्यक्रम करके विदेश में जाते हैं तो डायरेक्ट जो वो पाठ्यक्रम वहाँ संचालित हैं वो उसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नई शिक्षा नीति है क्या ये सिर्फ हायर एजुकेशन में तक ही सीमित है क्या और नीचे नहीं, ये BA, MA, BSc, MCOM ये इन सब में भी लागू होगी? नहीं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बात करती है वो प्राइमरी से लेकर के उच्चतम शिक्षा तक बात करती है, उच्च शिक्षा तक बात करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। निर्भेद के इस खास कार्यक्रम बिंद शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना सपनेश पटेल। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाएंगे वो मिर्जापुर के ही निवासी हैं और वर्तमान समय में पौंडीचेरी में हायर शिक्षा एवं टेक्निकल शिक्षा एजुकेशन में डिप्टी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर रईस खान जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, शिक्षा कहाँ से आपने प्रारंभ की, उसके बाद नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि दर्शक आपको बहुत लोग नहीं जानते हैं जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं। तो पहले बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई जर्नी? जी स्वप्निल जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरे तक पहुंच बनाने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि मेरी जन्मभूमि यही मिर्ज़ापुर है, यही बिंद क्षेत्र है और मैं सबसे पहले तो माँ विंध्यवासिनी का जो ये भूमि है, पावन भूमि, उसके लिए आभार अपना दिल से व्यक्त करूंगा क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी है और यहाँ पे तमाम और साधु संतों सूफियों के भी सम्मिलित योगदान रहा है इस क्षेत्र के लिए। मैं यहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंने प्राप्त की। बीच में पिताजी क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो मैं कुछ वक्त कानपुर में भी रहा, फिर वापस आया और मैं मिर्ज़ापुर GIC में मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिफ्ट हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं अग्रिम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे विश्वविद्यालयों से भी संबद्ध रहा, खासतौर से दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया और आप सबके शुभकामनाओं से मैंने अन्य क्षेत्रों में जैसे दूसरे तरह के पाठ्यक्रम जो हैं जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है, जेंडर हिस्ट्री हुआ, सोशल साइंस के दूसरे एस्पेक्ट हैं, उस पर भी मैंने काम किया है। डॉक्टर साहब, आप वर्तमान समय में आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पौंडीचेरी में, तो जो सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, तो नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में? नई शिक्षा नीति देखिए ये सभी को समाहित करने की बात करती है और इंटरनेशनल जो स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में पहले त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम था, 10+2+3 का कॉन्सेप्ट था। अभी जो है वो स्नातक प्रोग्राम जो है वो 4 वर्षीय हो जाएंगे, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में पहले से ही पाठ्यक्रम लागू है। पहले होता क्या था कि हमारे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अलग से कई तरह के एग्जाम देने पड़ते थे विदेशों में। अब यह है कि अगर हमारे विद्यार्थी यहाँ से इस तरह के पाठ्यक्रम करके विदेश में जाते हैं तो डायरेक्ट जो वो पाठ्यक्रम वहाँ संचालित हैं वो उसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो जैसा कि मैंने आपको बता दूं कि हर वर्ष आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अगर बीच में आप ड्रॉप आउट करते हैं तो प्रथम वर्ष में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप छोड़ते हैं तो दूसरे वर्ष में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरे वर्ष में आपको डिग्री मिल जाएगी और 4 वर्ष का पाठ्यक्रम आप पूर्ण कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी और ऑनर्स के बाद आप डायरेक्ट अब आप PhD के लिए जा सकते हैं या शोध कार्यों के लिए जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको स्नातक के बाद परास्नातक करना पड़ता था, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता था। तो ये पुरानी शिक्षा नीति और अभी की शिक्षा नीति में ये अंतर है। और साथ ही साथ अभी नई शिक्षा नीति में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को, उस शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, वोकेशनल कोर्सेज को बहुत महत्व दिया गया है और इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयक चीज़ों को महत्व दिया गया है। अब साइंस का विद्यार्थी आर्ट के विषय भी लेकर के अपनी स्नातक पूरा कर सकता है। अगर वो साइंस का विद्यार्थी चाहे तो आर्ट के सब्जेक्ट, जैसे अभी हाल में क्योंकि मैं सोशल साइंस का
विद्यार्थी भी रहा हूँ, प्राध्यापक यानी प्रोफेसर भी रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा विभाग पौंडीचेरी में हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि अब विद्यार्थी चाहे साइंस का विद्यार्थी चाहे तो सोशल साइंस के विषय में अपनी क्रेडिट पूरा कर सकता है, और कुछ तो क्या बीच में ड्रॉप करके पूरा किया जा सकता है इसको? बीच में ड्रॉप, जो आपका मेन स्ट्रीम होगा वो तो साथ में रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो और पैरेलल जो पेपर हैं वो आप चूज अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। एक और ऐड कर सकते हैं। हाँ, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, अपने भारतवर्ष को कैसे जाना जाए, भारतवर्ष का उद्भव कैसा हो, ये कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी पढ़ना है, साइंस के विद्यार्थियों को भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को भी पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल और अवधारणात्मक प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में लाए गए हैं या पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिससे के माध्यम से हम अपने संस्कृति को, अपने राष्ट्र को, अपने धरा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए कॉमन कर दिया गया है। जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो नई शिक्षा नीति है, क्या ये सिर्फ हायर एजुकेशन में तक ही सीमित है क्या, और नीचे नहीं, ये BA, MA, BSc, MCOM ये इन सब में भी लागू होगी? नहीं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बात करती है वो प्राइमरी से लेकर के उच्चतम शिक्षा तक बात करती है, उच्च शिक्षा तक बात करती है। जैसे कि आपको ये बाल्यावस्था में कंपलसरी एजुकेशन की बात है, उसमें भी कई तरह के पैटर्न बदले हैं। अगर आप जाएं, चाइल्डहुड एजुकेशन की बात है कि अनिवार्य शिक्षा जो हो, चाइल्डहुड एजुकेशन वो सरकार की तरफ से प्रथम आवश्यकता है। पहले ये था कि स्कूल एजुकेशन को इग्नोरेंस का सामना करना पड़ रहा था, या कह लीजिए कि कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा मजबूत होगी तभी उच्च शिक्षा के विद्यार्थी बेहतर निकल के आएंगे। तो हर इस स्तर पर इस पे विशेष ध्यान दिया गया है, और खासतौर से स्नातक, परास्नातक और शोध के स्तर पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि पहले लोग डिग्री प्राप्त कर लेते थे या डिग्री बीच में ड्रॉप आउट कर लेते थे। अब आपके पास विकल्प है कि आप एक विश्वविद्यालय छोड़ के दूसरे विश्वविद्यालय में जाके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं, या एक नहीं डॉक्टर साहब, मतलब नहीं समझे क्या 4 साल का जो ये कोर्स है, क्या मैं 2 वर्ष इस विश्वविद्यालय में पढ़ा और 2 वर्ष का कोर्स मैं दूसरे विश्वविद्यालय से भी कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया, 1 वर्ष किसी विश्वविद्यालय में काम कंप्लीट किया, दूसरे वर्ष में आप कहीं अन्यत्र स्थानांतरण हो गए, तो आप उस विश्वविद्यालय में आपको ABC है ना, उसमें एकेडमिक बैंक क्रेडिट टर्म है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जिसके अंतर्गत आपका सारा जो डेटा है जो वो डिजिटलाइज हो रहा है। आप उस डेटा के साथ उस विश्वविद्यालय में जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सुविधा की गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो ये डिग्रियां जो दे रहे हैं, पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगी, दूसरे साल में डिप्लोमा की डिग्री मिल जा रही है, तीसरे साल में सर्टिफिकेट है, चौथे साल में हायर डिग्री। तो क्या जो चौथा साल कंप्लीट कर रहे हैं या जो 2 साल में डिप्लोमा लेकर के छोड़ दें, तो उनके डिग्रियों में कितना क्या कोई समानता होगी, या उनमें कुछ डिफरेंस रखा गया है, कैटेगरी डिवाइड की गई है? जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में क्या होता था कि आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए दूसरे संस्थानों में या जो दूसरे तरह के प्राइवेट संस्थान होते थे, आपको उसके लिए जाना पड़ता था। अब क्या है, जैसे आपने BSc कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, तो अगर आपने प्रथम वर्ष में आप ड्रॉप आउट करते हैं या छोड़ते हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस का एक सर्टिफिकेट ऐसे ही मिल गया। आपको अलग से उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए नहीं जाना है। अगर आपने 2 साल किए तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल गई। आपने 3 साल किए तो आपको डिग्री मिल गई, 3 वर्षीय डिग्री मिल गई। आपने 4 साल किए तो आपको ऑनर्स की डिग्री प्राप्त हो गई। तो ये फायदा है कि आपको अलग से किसी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नहीं जाना है। अच्छा डॉक्टर, जो ये ग्रेजुएशन के बाद जो PG होता था जी, तो इस नई शिक्षा नीति में कुछ चीजें हैं कि क्या मानक तय किया गया है, कितने % के बाद बच्चे डायरेक्ट PhD कर सकते हैं? नई शिक्षा नीति में ऑप्शन क्या है, किस तरीके से बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये इसमें बहुत सारे विद्यार्थी और विद्यार्थियों के अभिभावक भी बहुत मतलब दुविधा की स्थिति में रहते हैं। तो उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इसमें आप स्नातक के बाद, अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक कंप्लीट कर लिया, पूर्ण कर लिया, उसके बाद अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, आपका CGP अच्छा है, तो आप डायरेक्ट शोध के लिए यानी PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप किन्हीं कारणों से आपका परसेंटेज या आपका CGP कम रह जाता है, तो आपको 1 वर्षीय, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं रह गया है, अब आप
एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। अच्छा। और उसके बाद अगर आपने एक वर्षीय स्नातक कर लिया, उसके बाद फिर आप शोध के लिए या पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो एक साल जो ये नए से एक साल जो इधर ग्रेजुएशन के लिए प्लस कर रहे हैं उसको पीजी में माइनस कर दे रहे हैं। जी जी जी, ये आप ये कह सकते हैं। और बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू किए गए, जैसे अब आप तो पहले से जानते हो कि एलएलबी में पंचवर्षीय कोर्स होता था जो इंटर के बाद होता था। जी, अभी भी तो है। हाँ, और अभी अभी क्या कर दिया, जैसे इंटीग्रेटेड एमए कर दिया है, तो आपने मतलब आपको 3 वर्ष में आपको डिग्री मिलेगी, फिर 2 वर्ष आपका एमए होगा। तो इस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी साथ ही साथ पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन ऑनर्स को डिग्री आप प्राप्त कर लेते हैं और आपका सीजीपीए 7.5 है, तो आप डायरेक्ट शोध के लिए जा सकते हैं, नहीं तो एक वर्षीय परास्नातक के बाद आप एलिजिबिलिटी प्राप्त करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक नई बात कही कि सभी विद्यार्थियों को कुछ कोर्सेज जो बढ़ाए गए हैं, उन कोर्सेज बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? सरकार क्या सबको क्या देश के बारे में, संस्कृति, सभ्यता, क्या इन चीजों पर सरकार फोकस कर रही है कि जो नहीं पढ़ते तो उनको भी पढ़ना पड़े, कॉमन कर दिया? हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, होता क्या था, पहले जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होते थे या मेडिकल के विद्यार्थी होते थे या फिर सिर्फ आर्ट स्ट्रीम के विद्यार्थी होते थे, यानी कि पेंटिंग या कला वगैरह के, परफॉर्मिंग आर्ट के, तो वो विशेष रूप से जो मानवीय जो दृष्टिकोण से जो मानवीय सभ्यता है, मानव आचरण है, उसके बारे में अनभिज्ञ हो रहते थे, उनको जानकारी नहीं रहती थी। अब क्या किया गया है कि कुछ खास खास सोर्स के जो पाठ्यक्रम है, उसके माध्यम से देश की संस्कृति के बारे में, मानव समाज के बारे में, मानव संस्कृति के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जैसे उदाहरण के तौर पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया नाम का एक पेपर है जो कि कॉमन पेपर है। वो बॉटनी वाला भी पढ़ रहा है, जूलॉजी वाला भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री वाला भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री वाला भी पढ़ रहा है। सभी विद्यार्थियों के लिए वो कंपल्सरी पेपर है, यानी कि इसके माध्यम से आप अपने राष्ट्र को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपनी भूमि को वेस्टर्न कंट्री की सभ्यता की तरफ जो बढ़ रहे थे, वो अपने देश की तरफ, अपने देश को वेस्टर्न, देखिए वो तो कई सारे तकनीकी स्तर पे आदान प्रदान हमेशा से रहा है और रहेगा, लेकिन जो इस तरह के पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किए गए उसके माध्यम से एक सकारात्मक पहल है। मैं तो कहूंगा एक सकारात्मक पहल है, जिसके माध्यम से हम अपने समाज के बारे में, मानव चरित्र के बारे में, आचरण के बारे में, है ना, पहले जो मशीनरीकरण हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। अब मानव मानव के रूप में रहेगा और एक दूसरे के प्रति समझ अच्छी बनेगी, समाज के प्रति। डॉक्टर साहब, अब एक लास्ट सवाल है जी। जो पहले की शिक्षा थी, जी, अब की शिक्षा में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि अब शिक्षा को व्यवसायीकरण में तब्दील किया जा रहा है? बहुत सारे आरोप लगते हैं, अभिभावकों का भी कहना है कि लगातार जो पहले शिक्षा एक उद्देश्य होती थी, अब वो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको व्यवसायीकरण में तब्दील कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या इससे जो सरकारी शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है? देखिए, ये आपका मतलब इस पे लोगों के द्वंद्व रहे हैं, लोगों के मत अलग अलग हैं और अलग अलग ग्रुप का, अलग अलग संगठनों का अलग अलग मानना है। मेरा पर्सनल जो मानना है और व्यापक दृष्टिकोण से जो मैं सोच पाता हूँ, अगर आप बाहर के विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ कैंपस स्थापित करने के लिए, तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि मतलब व्यापक दृष्टिकोण या व्यापक आयाम आपको मिलता है, आपके विद्यार्थियों को एक्सपोजर मिलता है, उन्हें दूसरे तरह की चीजों को जानने समझने का मौका मिलता है। और रही बात व्यवसायीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की, तो मैं इसे गलत नहीं मानता पूरी तरीके से। हाँ, सरकार को हमेशा चीजों को रेगुलराइज करना चाहिए और अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, ये भी मेरा एक ओपिनियन है या एक तरह की नजरिए दृष्टिकोण है। लेकिन ये पहल अच्छी है, क्योंकि अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री ने एक घोषणा की है कि इसी साल लगभग सैकड़ों विश्वविद्यालयों के जो कैंपस है वो हमारे भारत में खुल रहे हैं। तो ये अच्छी पहल है। अब जैसे ऑक्सफोर्ड के लिए आपको ऑक्सफोर्ड नहीं जाना होगा, ऑक्सफोर्ड का कैंपस हमारे यहाँ होगा, आप यहाँ से भी उन्हीं पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं जो ऑक्सफोर्ड जाके आप करते हैं, जो हार्वर्ड जाके करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आगे भी हम और बिंद शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।